गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल संरक्षण के बारे में। ठीक है, जल संरक्षण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये जल संरक्षण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है कि ये जल संरक्षण होता क्या है। तो जल संरक्षण का मतलब ये होता है कि जो वर्षा का जो जल होता है जब वो धरातल पर गिरता है तो वो बहकर नदियों के माध्यम से और सागरों महासागरों में चला जाता है, जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो वर्षा का जो अतिरिक्त जल है उसको तालाबों, एनीकटों, बावड़ियों, कुओं इनके माध्यम से क्या है बचा लिया जाता है। तो वर्षा के जल को क्या करते हैं, उसका संग्रहण करते हैं, एकत्रित करते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो प्रणाली होती है उसी को जल संरक्षण कहते हैं। अर्थात वर्षा के अतिरिक्त जल को संग्रहित करना, आगे आने वाले समय के लिए एकत्रित करना जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, सामान्य अर्थों में हम कहें तो सामान्य अर्थों में ये भी कह सकते हैं कि स्वच्छ तथा साफ जल को लंबे समय तक बचाकर रखना जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है कि स्वच्छ तथा साफ जल को, जो जल हमारे योग्य हो सकता है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसे जल को बचाकर रखना, स्वच्छ और साफ जल को लंबे समय तक बचाकर रखना क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। अब ये जो जल संरक्षण है, ये जल संरक्षण एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन समय से हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में ये गुण पाया गया है कि वो जो जल है उसका जो अतिरिक्त वो जो जल है उसको हम क्या करते हैं, बचा लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, और ये आधुनिक समय की बात नहीं है, प्राचीन समय से चला आ रहा है। तालाब, कुओं, बावड़ियों इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, जल को संग्रहित कर लेते हैं, जल को बचा लेते हैं, जल को एक तरीके से हम उपयोग में लेते हैं, जो हमारे लिए अमृत के समान होता है। प्राचीन समय में क्या होता था कि जो सेठ साहूकार, राजा, शासक, ठीक है, ये अपने स्तर पर क्या करते थे, जल को बचाते थे। वैसे है ना, जल को बचाने की दो विधियां हैं। परंपरागत विधि जिसमें प्राचीन समय में जल को बचाते थे, और वर्तमान में आधुनिक विधि जिसके माध्यम से आप जानते हो, साइंस में पढ़ा होगा आपने, सिंचाई की विधियां होती है अलग अलग, फव्वारा सिंचाई होती है, बूंद बूंद सिंचाई होती है। इसके अलावा जो छत का पानी होता है उसको भी बचाया जाता है। दो प्रकार की विधियां हैं। तो परंपरागत तरीके से जो सेठ साहूकार, राजा, उनके माध्यम से भी जल को बचाया जाता था। इसके अलावा देखिए झीलें भी बनाई जाती थी, और जो झीलें हैं उनमें जैसे कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य इसके द्वारा एक झील बनवाई गई जिसका नाम है सुदर्शन झील। ठीक है, इसका भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये जो परंपरा चली आ रही है, ये परंपरा प्राचीन समय से ही चली आ रही है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नया तरीका है जल को बचाने का, ये बिल्कुल प्राचीन समय से हमारे यहाँ पर प्रचलित है। अब देखिए हमारे राजस्थान की बात करते हैं हम, तो हमारे राजस्थान में भी क्या है, जल को बचाया जाता है, संग्रहण किया जाता है। तो राजस्थान में क्या है, जल को जो बचाने के तरीके हैं उनमें हम परंपरागत जल संरक्षण की बात करते हैं। तो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण किस तरह किया जाता है ना, तो उसके उदाहरण पढ़ेंगे। राजस्थान में भी कई जगह जल संरक्षण किया जाता है। अब जल संरक्षण के मैं आपको तरीके बताता हूँ। पहला बावड़ी, दूसरा
बावड़ी के बाद में हम पढ़ेंगे तालाब, तालाब के बाद पढ़ेंगे हम झीलें, ठीक है। झीलों के बाद में हम पढ़ेंगे नाडी, उसके बाद में पढ़ेंगे हम टाका, ठीक है। ये जल बचाने के तरीके हैं। इसके अलावा जोहड़, जोहड़, बेरी या पुई, बेरी या पुई, ठीक है, इनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा खड़ीर है, खड़ीर के बारे में पढ़ेंगे। खड़ीर, अब देखिए ये सब है ना परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत है, अर्थात प्राचीन समय से ये प्रचलित है, प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इनका उपयोग करके हम जल को बचाते हैं। हम इन सबके बारे में एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो बावड़ी है वो क्या होती है, तालाब क्या होता है, झीलें क्या होती है, इन सब के बारे में एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बावड़ी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहले नंबर पे बावड़ी, अर्थात जो बावड़ी है वो बावड़ी क्या होती है, किसे कहते हैं। तो देखिए जो इसकी संरचना है, बावड़ी की जो संरचना है वो बावड़ी की संरचना क्या होती है, वो चतुष्कोणीय, गोल और वर्तुल होती है। चतुष्कोणीय होती है, चतुष्कोणीय, गोल और वर्तुल। इसका जो आकार है वो इस तरीके का होता है। चतुष्कोणीय होती है अर्थात ऐसी भी होती है, गोल भी होती है अर्थात कुछ भाग इसका ऐसे होता है गोल, ठीक है। अब देखो गोल भी बनाई जाती है, चतुष्कोणीय भी बनाई जाती है, वर्तुल भी बनाई जाती है। ये इसके आकार की बात हो गई जो हम बात कर रहे हैं किसकी, बावड़ी की, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो ये जो बावड़ी है इसके प्रवेश मार्ग में, अर्थात जैसे हम बावड़ी में प्रवेश करते हैं तो उसमें ईंटों के माध्यम से रास्ता बनाया जाता है, उसका ईंटें लगाई जाती है, तैयार किया जाता है उसको, ठीक है। और कलात्मक पत्थरों का प्रयोग करते हैं, ईंटों का प्रयोग करते हैं और कलात्मक पत्थरों का उपयोग करते हैं, ठीक है। ईंटें लगाई जाती है और कलात्मक पत्थरों का उपयोग भी इसमें किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि आगे का जो भाग होता है ये आंगननुमा होता है। देखिए जो नीचे का भाग होता है वो तो ऐसा होता है और ये जो आगे का भाग होता है ऐसे, वो आंगननुमा होता है, अर्थात ऐसा होता है इसका आगे का भाग, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं तो इनमें पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, सीढ़ियाँ लगा दी जाती है, सीढ़ियाँ उतार दी जाती है, जिनके माध्यम से ये जो बाग है इस बाग में आसानी से पहुंचा जा सके, ठीक है। सीढ़ियाँ लगाई जाती है। इसके अलावा क्या होता है, इनमें जलों के बनाए जाते हैं और जल देवता की मूर्तियां होती है। यहाँ पर क्या होते हैं, जलों के बना दिए जाते हैं ऐसे, है ना। और यहाँ पर ये जो दीवारें होती है इन दीवारों पर देवताओं की मूर्तियां लगा दी जाती है, जल देवताओं की मूर्तियां लगा दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में जो बावड़ियां हैं वो बावड़ियां सामाजिक स्तर पर भी बनाई गई है और व्यक्तिगत स्तर पर भी बनाई गई है, अर्थात व्यक्तिगत स्तर पर भी बनाई जाती है। जबकि कुछ समय पहले जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी बावड़ियों का निर्माण किया था। और जो बूंदी शहर है, इस बूंदी शहर में बावड़ियों की अधिकता है, अर्थात बूंदी शहर में बावड़ियां अधिक होने के कारण इसे बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बावड़ियों का शहर कहते हैं। बूंदी को क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर क्यों कहते हैं बूंदी को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो बावड़ियां हैं इन बावड़ियों की संख्या बहुत अधिक है। तो बावड़ियों की संख्या अधिक होने के कारण ये जो बूंदी है इसे क्या कहते हैं, बावड़ियों का शहर कहते हैं। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है, अर्थात बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स और हिंदी में कहते हैं बावड़ियों का शहर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ये कहा जाता है। इसके अलावा कुछ बावड़ियां और भी है, जैसे बूंदी के अलावा और बावड़ियां कहाँ कहाँ है,
तो जोधपुर की तापी बावड़ी, जोधपुर में बावड़ी है उसका नाम है तापी बावड़ी। जोधपुर में जो फेमस या जो प्रसिद्ध बावड़ी है, जोधपुर की एक प्रसिद्ध बावड़ी है, तो जोधपुर में कौन सी है? जोधपुर में तापी बावड़ी। ठीक है, ये तो जोधपुर हो गई। इसके अलावा दूसरा दौसा में बांडा रेज बावड़ी, बांडा रेज बावड़ी। बांडा रेज बावड़ी कहाँ पर है? दौसा में है। इसके अलावा आबानेरी में, ये आबानेरी भी दौसा में पड़ता है। ठीक है, आबानेरी है, उसमें है चांद बावड़ी, चांद बावड़ी। ठीक है, इसके अलावा और भी बावड़ियां हैं हमारे यहाँ पर, जैसे चित्तौड़गढ़ की बावड़ी है। चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? चित्तौड़गढ़ में बावड़ी, उसका नाम है वीरनाथा बावड़ी, वीरनाथा बावड़ी। ठीक है, तो ये कुछ बावड़ियों के नाम थे। ठीक है ना, चांद बावड़ी, वीरनाथा बावड़ी, तापी बावड़ी, बांडा रेज बावड़ी, अलग अलग ये बावड़ियां हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि जो बावड़ी है वो चतुष्कोणीय होती है, गोलाकार भी हो सकती है, वर्तुल भी होती है। इसमें सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है, जल देवता के चित्र बना दिए जाते हैं, ईंटों और कलात्मक पत्थरों का इसमें उपयोग किया जाता है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद में जो दूसरा जल स्रोत है, वो दूसरा जल स्रोत पढ़ेंगे हम। दूसरा जल स्रोत है तालाब। दूसरा जल स्रोत कौन सा है? तालाब। अर्थात तालाब के माध्यम से भी जल संरक्षण किया जाता रहा है। दूसरा है तालाब, तालाब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो तालाब है वो तालाब में भी क्या है? जल को एकत्रित किया जाता है, जल को इकट्ठा कर लिया जाता है। वर्षा का जो जल होता है उसे एकत्रित कर लिया जाता है, और ये पशुओं के लिए और एक तरीके से सिंचाई के लिए और मानव के पेयजल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जब तालाब में पानी भर जाएगा, बरसात का पानी जब तालाब में भर जाएगा, तो उसे पशु उपयोग में लेंगे। पशु के अलावा मनुष्य पेयजल के और सिंचाई के लिए उपयोग में ले सकता है। अब देखिए, जो तालाब है, अधिकांश जो तालाब है वो ढालू भागों में बनाए जाते हैं। अर्थात जो जहाँ पर ढलान होती है ना, वहां पर तालाब बनाए जाते हैं। तो वर्षा का जो पानी है वो बहकर इनमें आ जाता है और भर जाता है। इन तालाबों के निर्माण में जो बात करें हम, तो इनका जो संरक्षण है वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये संरचना ऐसी होती है, इसके माध्यम से आसानी से इनका संरक्षण किया जा सकता है। और जब ये मिट्टी से भर जाते हैं तो इनकी मिट्टी की जो खुदाई है वो करना भी आसान होता है। जो तालाब है, ये जो हमारे राजा महाराजा थे उस समय, ये जो तालाब है ये बहुत कारगर सिद्ध होते थे, क्योंकि इनके माध्यम से पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाया जाता था। अब देखिए, जो तालाबों की बात करें तो तालाब कहाँ कहाँ है? जैसे पाली में कौन सा है? हेमावास और सरेली। हेमावास और सरेली जो तालाब है ये हमारे पाली में है। और मेजा बांध भीलवाड़ा में कौन सा फेमस बांध है? भीलवाड़ा में मेजा बांध, राजस्थान की जो प्रसिद्ध बांध है। ठीक है, हेमावास बांध और सरेली बांध पाली में है, भीलवाड़ा में है। उस बांध का नाम है मेजा बांध। इसके अलावा जो बांध है वो भीलवाड़ा में मेजा हो गया। इसके बाद में है चित्तौड़गढ़ में भी बांध है। चित्तौड़गढ़ में जो बांध है वो है बानकिया और सेनापानी। ये जो तालाब है ये चित्तौड़गढ़ में बनाए गए हैं। इसके अलावा
जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर में भी बांध है। जैसलमेर में कौन से हैं? तो जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में है गजरूप सागर, गजरूप सागर, और इसके अलावा है ये अथवा तथा दूसरा जो बांध है उसका नाम है गढ़सीसर, गढ़सीसर। जो गढ़सीसर है और जो गजरूप सागर है ये दोनों ही गढ़ीसर बोलते हैं वैसे इसे, है ना, गढ़ीसर या गढ़ीसर। ये जो बांध है ये बांध हमारे कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में स्थित है। तो ये दो आपके जो स्रोत हैं परंपरागत जल संसाधन के, इनको हमने पढ़ा। इसके बाद में जो तीसरा जो संसाधन है वो तीसरा संसाधन है अपना, उसका नाम है, तीसरा जो संसाधन है वो है झीलें। ठीक है, झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो झीलें हैं वो झीलें क्या होती है? नंबर 3 पे है झीलें। झीलें क्या होती है? देखिए परंपरागत दृष्टि से ये जो झीलें हैं इनका बहुत महत्व था, क्योंकि ये जल संरक्षण के लिए सर्वाधिक रूप से प्रचलित थी। अर्थात प्राचीन समय में जो रियासत का होता है या जो राजा महाराजा जब शासन करते थे तो सर्वाधिक उपयोग करते थे इनका, और सर्वाधिक बनाई जाती थी झीलें राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई जाती थी, स्थानीय शासकों के द्वारा बनाई जाती थी। ठीक है, इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों ने करवाया है, स्थानीय शासकों ने इनका निर्माण करवाया है। इसके अलावा राजा महाराजाओं ने, राजा महाराजाओं ने, सेठ साहूकारों ने, सेठ साहूकारों ने इनका निर्माण करवाया है। ठीक है, अलग अलग दृष्टि से हम इनको देख सकते हैं। अब देखिए ये जो बांध है इनके अलावा हम बंजारों के द्वारा भी इनका निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा हम देखें तो ये जो झीलें हैं ये पेयजल के लिए और सिंचाई के रूप में प्रचलित रही है। अर्थात ये जो झीलें हैं इन झीलों का निर्माण पेयजल के महत्व को समझा गया, पेयजल के लिए किया गया। इसके अलावा सिंचाई के लिए ये जो झीलें हैं इनका महत्व था, सिंचाई की जाती थी इनके द्वारा। और जो अकाल पड़ता था, अर्थात जब वर्षा नहीं होती थी और जब अकाल की स्थिति होती थी तो उस समय ये जो झीलें हैं ये झीलें बहुत अधिक इनका महत्व हो जाता था। ठीक है, लोगों को पेयजल दिया जाता था, सिंचाई के लिए जल दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए जो झीलें हैं तो प्रमुख झीलें जिनमें अजमेर में आना सागर झील है, आना सागर झील प्रसिद्ध झील है। और भी झील है, इसके अलावा यहाँ पर पुष्कर झील भी है और फाय सागर झील भी है, लेकिन जो तुम्हारे इसमें कोर्स में वो आना सागर झील है। इसके अलावा उदयपुर में पिछोला और फतेह सागर, जो उदयपुर है इसमें पिछोला झील है, फतेह सागर। इसके अलावा जयसमंद झील भी है। ठीक है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। चूरू में झील है जिसका नाम है ताल छापर, चूरू में झील है ताल छापर। और यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है ताल छापर जिसमें काले हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जालौर में बांकली बांध, जालौर बांकली बांध। ठीक है, इसके अतिरिक्त टोंक में टोरडी सागर, टोंक में टोरडी सागर, टोरडी सागर, टोंक में टोरडी सागर है। इसके अलावा हम बात करते हैं पाली का सरदार समंद, पाली में है सरदार समंद। ठीक है, और बात करते हैं हम बूंदी की। बूंदी की बात करें तो नवलखा
झील है। इसके अलावा हम बात करते हैं राजसमंद की, तो राजसमंद में 9 चौकी की पार, 9 चौकी की पार, ये सब क्या है, ये सब झीलें हैं जो हमारे राजस्थान के विभिन्न भागों में पाई जाती है। अजमेर में आना सागर झील है, उदयपुर में पिछोला, फतेह सागर, जयसमंद, चूरू में तालचापर, जालौर में बांकली बांध, टोंक में टोरडी सागर, पाली में सरदार समंद, बूंदी में नवलखा झील और राजसमंद में 9 चौकी की पार, ये प्रमुख जल स्रोत है जिनको हमने पढ़ा है। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट है वो नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, जिसमें हम और हमारे जो जल के स्रोत बच गए उनका अध्ययन करेंगे।